हमारे समाज के उन तमाम महानायक महानायिकों का नायिकाओं का वैचारिक वंदन करते हुए मैं चरणों में नमन नहीं करता हूँ साथी। चरणों में नमन तब होता है जब वो यहाँ हमारे सामने होते हैं। हमारे सामने उपस्थित नहीं है तब भी हमारे लोग कहते हैं चरणों में नमन करते हुए। मैं उनका वैचारिक वंदन करते हुए और उस पुरोधा ने जिसने हकीकत में 563 रियासतों का विलीनीकरण, आप नेट में ढूंढेंगे तो कहीं 565 मिलता है, कहीं 562 मिलता है, कहीं 563 मिलता है, लेकिन हकीकत में एग्जैक्ट जो नंबर है वो 563 रियासतों का है। समय कम है इसलिए कम बातें करके मैं बताने का प्रयास करूंगा कि 563 रियासतों का राष्ट्रीयकरण करके क्या सरदार पटेल ने हमें जातियों में टुकड़े बांटने के लिए राष्ट्रीयकरण किया था? तो ये सम्मानित मंच और इसमें विभिन्न संगठनों के जो पुरोधा हैं, इन सभी का क्रांतिकारी अभिवादन करते हुए आप सभी का मैं 2 लाइन में स्वागत करना चाहूंगा, क्योंकि असमानता यही दिखती है। मंच में जो लोग आते हैं उनको माला चढ़ाया जाता है और ये इतनी मेहनत इतना समय लेकर के बेचारे आते हैं, तो इनके साथ ही असमानता होती है। और हम लोग जिस संगठन में काम करते हैं माला वाला चढ़ाने का काम नहीं होता है। तो मैं इन 2 चंद पंक्ति में आपकी बात, आपके स्वागत और इस बिंदु की धरा में, मध्य प्रदेश की धरा में हमारे मुख्य अतिथि जी जो कि दूसरे प्रदेश से हैं, तो मैं आप सबकी ओर से भी अपनी ओर से भी बिंदु की धरा में उनका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं इन 2 शब्दों में कि जहमत उठाकर आप जो तशरीफ लाए हैं, फूलों की क्या बिसात कि हम तो दिल बिछाए हैं, हम तो दिल बिछाए हैं, हम तो दिल बिछाए हैं। साथियों, चर्चा करने के लिए सरदार पटेल का जो मुद्दा है, आज देश निजीकरण की ओर जा रहा है। सरदार पटेल का सिद्धांत निजीकरण का था या राष्ट्रीयकरण का था? पहले मैं ये जानना चाहता हूं। मैं वन वे टॉकिंग नहीं करूंगा, आपसे सवाल भी करूंगा, जरा बताइए। तो जो सरकारें निजीकरण कर रही है, आप में से बहुत सारे लोग उस सरकार के समर्थक हैं, है या नहीं है? तो फिर ये सरदार पटेल को की जयंती मनाकर ये दिखावा क्यों कर रहे हो आप? जिस सरदार पटेल ने 4 फरवरी 1948 को आरएसएस जैसे संगठन पर बैन लगाया था, आप में से बहुत सारे साथी उस संगठन के समर्थक हैं। आप सरदार पटेल के सच्चे अनुयायी हो क्या? बोलिए। तो फिर ये जयंती मनाने का ढोंग क्यों करते हो? जिस सरदार पटेल ने अपने जीवन में 3 महत्वपूर्ण काम, बहुत सारे काम किए, लेकिन 32 वर्ष की उम्र में जिस व्यक्ति की पत्नी गुजर गई हो और 75 साल का जीवन जीने के बाद जिसके चरित्र में कहीं दाग नहीं लगा हो, आज हमारे समाज का 60 साल का 80 साल का आदमी विधुर हो जाए तो वो सोचता है 18 साल की लड़की से शादी हो जाए। सच कह रहा हूं, लेकिन कड़वी तो है। आप आज सरदार पटेल के अनुयायी हो? नहीं हो। सरदार पटेल के चचेरे भाई ने अपने बेटे की शादी में उस समय 51 रुपए मांगे थे। तब सरदार पटेल ने उसको कटघरे में खड़ा किया था और ये पूछा था कि तुमने अपने सांड की कितनी कीमत लगाई? इसका मतलब क्या था? इसका मतलब सरदार पटेल दहेज के पक्के विरोधी थे या समर्थक थे? और आप तो सोचते हो कि सामने से नहीं तो नीचे से मिल जाए, ऐसा है ना? और तीसरी बात, सरदार पटेल ने कहा था कि मृत्यु भोज नहीं करना, और उनके पिताजी के मरने पर उन्होंने मृत्यु भोज किया भी नहीं था। और आप तो समर्थक हो या विरोधी हो? ये एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती, लेकिन आप रख रहे हो।
ब्राह्मणवाद का विरोध भी कर रहे हो और ये कलावा भी बांधने को मतलब छोड़ने को तैयार नहीं हो। तो रीमा में एक कहावत थी, रीमही भाषा में बात करी है, धानियों के काड़ा व कखरियों के मुदब दूनो न हो। या तो धानियों कूट ले या कखरी मुद ले दूनो। और तुहार दुर्दशा यही से है, ऐसे कि तुहार आदत पड़ी है 100 जूता खाए तमाशा घुस घुस देखे। साथियों, वैसे मैं समय से बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन बोलते बोलते समय हो सकता है, क्योंकि इतनी पीड़ा है अंदर, उस पीड़ा को व्यक्त करने में समय तो लगता है। विमला जी ने बहुत सारी बातें कह दी, सम्मानित सांसद जी के साथ ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक साल तो हम एक भाई जैसे रहे हैं, मुलाकातें कई बार हुई हैं हमारी उनकी। और 2004 में मेरे पिताजी गुजरे। मैं संगठन से बहुत विचारधारा से परिचित नहीं था, लेकिन 2004 में त्योंथर क्षेत्र का पहला व्यक्ति हूँ मैं जिसने अपने बाप की हड्डियां अपने घर में रखी और अभी भी रखी हुई है। बहुत सारे रिश्तेदारों ने सवाल किया, करोगे क्या इनका? तो हमने उनसे सवाल किया था कि मिस्टर गांधी की हड्डियां रिजर्व बैंक में रखी है तो क्या ब्याज दे रही है? मिस्टर नेहरू की हड्डियां पूरे देश में हवाई जहाज से गिराई गई तो क्या किसी खेत में ज्यादा उपज बढ़ी? और फिर हमारे पुरखों में तथागत गौतम बुद्ध की हड्डियां आज भी पटना के म्यूजियम में रखी हुई हैं, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति दीक्षा भूमि में आज भी सोने के कलश में रखी हुई है। तो मेरे पास तो सोने का कलश नहीं था और आज भी नहीं है, तो मिट्टी का जो कलश था उसी में हमने रख रखा है। और 3 साल के बाद हमारे दादाजी गुजरे तो उनकी भी हड्डियां हमने रख डाली है। और ब्राह्मणवाद के खाते में 1 रुपए भी खर्च होना हमने बंद कर दिया तब से। और आज हम 2 माता पिता के मतलब चाचा की और हमारी फैमिली ज्वाइंट है, और ये सिद्धांत हमने डाला है अपने घर में कि ना कुछ लेके आए हो और ना कुछ लेकर जाओगे। और घर में खाना खाने में 3 बार खाते हो तो कम से कम 1 बार पूरा परिवार इकट्ठा होकर खाना खाएगा। और उसका परिणाम ये है कि अभी हम संयुक्त परिवार में जी रहे हैं, 6 भाइयों का परिवार, चाचा के 4 बेटे और हम 2 भाई। पिताजी को गुजरे 20 साल लगभग हो रहा है, मतलब 18 साल, तब भी हम ज्वाइंट फैमिली में चल रहे हैं। तो मैं ये क्यों बताना चाह रहा हूं, अभी सम्मानित विमला जी ने जो बात रखी सांसद जी की, और तथागत बुद्ध का मतलब ही है जैसा कहो वैसा ही करो। ये समाज दोगला समाज है, उसी समाज का मैं भी एक खून हूं। मैं अपने आप को ये नहीं कह रहा हूं कि मैं दोगला नहीं हूं, लेकिन इस समाज को जज करना चाहिए कि इनके करनी और कथनी में कितना अंतर है। तो मैं सरदार पटेल की जो बात कर रहा था कि जिन्होंने 563 रियासतों का विलीनीकरण किया, इसका मतलब इस देश में जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय की दीवारें खत्म हो जानी चाहिए थी। क्या खत्म हुई? और जाति की तो है ही है, व्यक्ति की नाम पर सेनाएं बन रही हैं। भीम सेना, सरदार सेना, क्यों जगदेव सेना, ललई सेना। वर्तमान में इस देश में 29 लाख संगठन है। कितने? आप क्या समझते हो कि आप जीत लोगे? ब्राह्मणवाद को पुरजोर पोषण देने का काम तो आप कर रहे हो, वो बिना खाद पान के ही, खादी पानी के ही वो मजबूत हो रहा है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सवाल यह नहीं कि शीशा बचाया फूट गया, सवाल यह नहीं कि शीशा बचाया फूट गया, सवाल यह है कि पत्थर आया कहां से।
ये व्यवस्था कहां से आई, इसको सीखना है। सम्मानिया विमला जी भी कह रही थी कि हमारा दोष है, ब्राह्मण को हम बुलाने हम जाते हैं, वो अपने से नहीं आता। क्यों नहीं? बिल्कुल गलत बात है। वो व्यवस्था ऐसी बनाई गई है, हमारा मनोविज्ञान ऐसा बना हुआ है कि हमें उसको बुलाना पड़ता है, और वो स्थायी व्यवस्था है। इस व्यवस्था का भी हमारे संचालक ने भी और साथियों ने भी चर्चा की, लेकिन ये युवा बच्चे इनके बंधन अभी टूटे नहीं है, और बंधन में रहने वाला व्यक्ति जानवर होता है, कभी वो आजादी की लड़ाई नहीं लड़ता है। जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबलः तेन त्वाम अहम बंधामि माचलम माचलम माचलम। मंच में भी कुछ साथी बैठे हैं, ये भी बंधन के अधीन है, और बंधन के अधीन रहने वाला आदमी समाज को आजाद करना चाहता है। ये कितना विरोधाभास है, ये कितना विरोधाभास है। और इस विरोधाभास में समाज का मनोविज्ञान बड़े दुविधा में रहता है। इसको लगता है मैं क्या करूं, हमारा नेता कहता ये है, करता ये है। तो दोस्त तो सही मायने में हमारा है, लीडरशिप का है, लेकिन रियल में लीडरशिप है क्या? समाज को गाइड करना, समाज को मोटिवेट करना और समाज को ऑर्गेनाइज करना, ये काम लीडर का है। लेकिन लीडर समझता है कुर्ता पैजामा और जैकेट पहनना, और मंच मिले तो घंटे भर 2 घंटे भर भाषण पीटना है, और उधर पीछे जाकर फिर पंडित जी के साथ गुत्थम गुत्थम करना, फिर पीने और खाने का जुगाड़ करना, खाने पीने का नहीं, पीने और खाने। और इस देश की महिला डबल गुलामी झेल रही है, एक तो ब्राह्मणवाद की और दूसरी पुरुषवाद की। जिस दिन बच्ची घर में पैदा होती है, उसी दिन से माँ बाप ये कहना शुरू कर देते हैं ये पराया धन है। मन से मैं सवाल कर रहा हूं, ये बात है या नहीं? आप लोग बताइए, है या नहीं? जरा बताइए, बेटी धन है क्या? है? धन है क्या? और इसी कोख से बेटा पैदा होता है तो ये पराया धन नहीं है। और बेटी, ये सुनते सुनते वो 18-20 साल की होती है, और जब उसकी शादी होती है, ससुराल जाती है, तो ससुराल वाले कहते हैं ये पराए बाप की बेटी है। मतलब जिस घर में पैदा हुई वहां भी उसका कोई अस्तित्व नहीं, और जहां गई। और इसी का परिणाम है कि ये महिला केवल और केवल पति अय्यास हो, चोर हो, लुटेरा हो, डकैत हो, लेकिन मेरा पति क्या? मेरा देवता है। और हर साल संचालक भी शायद उठ गए हैं, हर साल उनकी उम्र का रिचार्ज करने का एक त्योहार होता है ना, करवा चौथ। बहुत सारे लोगों की उम्र रिचार्ज हुई होगी, तो जरा मुझे पूछना चाहता हूं कि क्या इनकी उम्र रिचार्ज नहीं होना चाहिए? अरे आदमी, इनके व्रत रहने से आदमी की उम्र 100 साल की हो जाएगी, और ये 50 साल में टपक जाएगी, तो 50 साल तुम क्या करोगे जी? और ये लड़ाई महिलाओं को भी लड़ना चाहिए कि यदि मैं तुम्हारी उम्र बढ़ने के लिए यदि व्रत रहती हूँ, तो मुझे भी, तुम्हें भी मेरी उम्र बढ़ाने के लिए व्रत है, और नहीं तो दोनों नहीं रहेंगे। और ये बात मैंने अपने घर में आज से 22 साल पहले से शुरू कर रखी है। हमारे घर की कोई महिलाएं, कोई बच्चियां, कोई भी व्रत नहीं रखती हैं और रखेंगे भी नहीं। और आगे के लिए हमने सिस्टम बना रखा है कि कोई भी व्यक्ति घर का मरेगा तो चिता बनेगी, चूंकि अभी जो परंपरा है जलाने की, चिता बनाने के पहले ही 2x2 का गड्ढा खोद देना है, और तीसरे दिन पूरी हड्डियां और राख उसी में डाल के माटी डाल देना है, और जब बरसात का मौसम आएगा तो उनके नाम का एक पेड़ लगा देना है।
और कहीं कोई गंगा वंगा जाने की जरूरत नहीं होगी। और पर्यावरण, क्योंकि वो पेड़ जब तैयार होगा तो पर्यावरण भी ठीक ठाक रहेगा। तो साथियों, अफसोस है कि मैं सारी बात नहीं कह पा रहा हूं। सन 1938 में दीनबंधु सर छोटू राम जो किसानों का आंदोलन चला रहे थे, उन्होंने 1938 में बात करा, उन्होंने इस समाज को ये संदेश दिया था कि मेरे भोले किसान मजदूरों, दो काम कर लो, दोस्त और दुश्मन की पहचान कर लो और बोलना सीख लो। दो काम के लिए कहा था। आज तक हम दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं कर पाए और बोलना भी नहीं सीख पाए। और आज तो बोलने लगो तो देशद्रोह का मुकदमा लग जाता है आपके ऊपर, और ये इतने अच्छे दिन आ गए हैं कि देशद्रोह का मुकदमा लगना ही लगना है। और 2024 में तो आप बोलने लायक भी नहीं बचने वाले हो। अभी हमारे एक साथी भाजपा और कांग्रेस की बात कर रहे थे, तो तीसरा विकल्प भी तो वही है। एक नागनाथ है और एक सांपनाथ है, तो दूसरा भी सपोला नाथ है, और सपोला जब जवान होगा तो काटेगा भी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस देश में मूल निवासियों के विचार की, मूल निवासी समाज के लिए, मूल निवासी समाज का, मूल निवासी समाज के द्वारा बनाई गई सत्ता, जिसकी नीति भी अपनी हो, जिसका निर्णय भी अपना हो और परिपालन भी अपना ही होगा, तभी आप इस देश को राष्ट्र बना पाओगे। तो आप राष्ट्र बनाने के पक्ष में है या हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्ष में है? एक आदमी इधर से बोलेगा गर्व से कहो, तो आप सारे बोलोगे हम, और मंदिर के जब जाए हो तब तो कुर्मी काची नाई तेरी यही गड़ानी हो जाए। तो काहे कि हिंदू लात खाएगा? बाबरी मस्जिद को ढहाने में 3 ओबीसी के नेताओं का अहम रोल रहा है, जिसमें उमा भारती जी का, कल्याण सिंह जी का और विनय कटियार जी का। और 3 में से किसी भी एक व्यक्ति का नाम उस ट्रस्ट में नहीं है। तो लाता ही खाने के लिए हिंदू हो, है? तो साथियों, मैं बता रहा हूं कि दर्द बहुत ज्यादा है, लेकिन अब समय कम है, इसलिए मैं बातें यहीं विराम देकर के सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बिना लड़े कुछ भी नहीं मिले। अभी हमारे साथी ने ये बात भी रखी थी, ये सम्मानी भी